हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा जी आप सभी के लिए हमेशा आप सभी की मनोकामना को पूरा करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर हम लोग 11 के ऊपर बात करने वाले हैं। 11 चैप्टर में हमारा चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके पहले और पुराना वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, कैसे हमारा फिनॉल होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, उनका टेस्ट कैसे करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ईथर कैसे बनाएंगे। इसके बाद इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के ऊपर बात करेंगे। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा A to Z समझ में आने लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ईथर बनाएंगे कैसे। इनके सामान्य विधि है कि ईथर हम लोग बना कैसे सकते हैं। पहला हमारा विधि है एल्कोहल के माध्यम से, एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम लोग बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। अब ये जलीकरण और निर्जलीकरण क्या होता है ये हमको समझना होगा। निर्जलीकरण का मतलब होता है जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहेंगे। एल्कोहल का यहाँ 2 अणु यूज करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एल्कोहल के कितना अणु है, 2। तो कैसे यहाँ बाहर निकलेंगे, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH वाटर बन के हमारा निकल जाएगा। क्या बचा रह जाएगा हमारे पास, RO, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, R। ये हमारा ईथर है। ठीक है, हम बना लिए ईथर। ठीक, ये हमारा जो ईथर काम कर रहा है किसके प्रेजेंट में काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में काम कर रहा है। यहाँ का टेम्परेचर का बात करें तो 140 डिग्री टेम्परेचर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ का 2 हमारे पास हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाएगा। तो यहाँ जो वाटर बन के निकला उसको हम लोग H2O बना के निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग ईथर बना सकते हैं। इसी के अगर R के जगह में हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल लेके देखते हैं। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, इसका भी नाम है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के वाटर बना के हम लोग निकाल देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O बन के निकल जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, C2H5 ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बच जाएंगे हमारे पास, C2H5। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इसका नाम होगा। लिख सकते हैं आप लोग डाई एथिल, और ये हमारे पास क्या है, ईथर है। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROR। तो यही हमने देखा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम ईथर को बना सकते हैं। अगला है विलियमसन संश्लेषण के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। जब सोडियम के एल्का ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है एल्किल और ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा सोडियम एल्का ऑक्साइड, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। जब रिएक्ट कराते हैं तब भी ईथर बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है अच्छा होता है, और यहाँ पर सोडियम और हाइलाइड बन के ये निकल जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएंगे हमारे पास, यहाँ बच जाएगा RO, और यहाँ पर क्या बच जाएंगे, R बच जाएंगे। यस, ये हो जाएगा RO और ये क्या हो जाएगा, R। बच क्या जाएगा हमारे पास, सोडियम और हाइलाइड बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास सोडियम हाइलाइड है और इसका नाम है हमारे पास ईथर, इसका नाम होगा। अगर हमको इसके जगह में R के जगह में वैल्यू अगर फिल करेंगे तब भी आप बना सकते हैं। CH3O हो जाएगा और ये सोडियम हो जाएगा। अब प्लस ये X की जगह में क्लोरीन, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2H5 या CH3 को हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी उससे दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप, और यहाँ हमारे पास है CH3, CH क्या हो जाएगा 3। बाहर क्या निकल जाएंगे हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ये बाहर निकल जाएंगे हमारे पास सोडियम और क्लोराइड। इस तरीके से देख पाएं तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारे पास, डाई मेथिल, और ये है हमारे पास ईथर बन जाएंगे। अगला देखते हैं एल्किल हैलाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया करा के हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, मतलब एल्किल आयोडाइड है। ये हमारा सिल्वर के ऑक्साइड है जो शुष्क फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, यहाँ सिल्वर कितना बार है, 2 बार है। आयोडाइड कितना बार है, सामने में 2 दिखाई दे रहे थे, 2 बार है। तो यहाँ पर चुपचाप निकल जाएगा हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, कितना बार निकल जाएगा हमारे पास, 2 बार निकल जाएगा। ठीक, क्या बचे रह जाएंगे हमारे पास, C2H5 कितना बार है हमारे पास, 2 बार है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं C2H5 कितना बार हो गया, 2 बार हो गया।
ठीक है। और ऑक्सीजन कितना बार है, एक बार। इसका नाम क्या है जानते हैं, डाई एथिल ईथर इसका नाम होगा। आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको पूरा समझ में आया होगा कैसे हम लोग ईथर को बना सकते हैं। रही बात एग्जाम में कैसे आते हैं, अगर बनाने की विधि डायरेक्ट ना पूछा जाए तो आपको पेपर में दे दिया रहेगा, इस पक्ष को दे दिया रहेगा, इस साइड को, लेफ्ट को, राइट को आपको सॉल्व करना होगा। तो आप पढ़े रहें इतना कि ये कौन सा विधि है, कैसे हम लोग बना सकते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन दिए रहते हैं, अक्सर हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बात करते हैं तो यहाँ से दिए रहते हैं और उसको हमको सॉल्व करना रहता है, कंप्लीट करना है हमको रिएक्शन को। इस तरीके से हम देख पाएँ कि कैसे हम लोग ईथर बना सकते हैं। तो ये मोस्टली जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं ईथर बनाने के जो मेथड है, विधि है, उनको हमने बता दिया। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा और इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखने से समझ में उतना आएगा ज़रूर लेकिन आपको उतना याद नहीं रहेगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप लिख के हाथ से अपने उनको सॉल्व करते हैं, नोट से बनाते हैं, तो आई होप ये पूरा आपका याद हो ही जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट अब इसके बाद हम लोग इनके भौतिक गुण की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर लास्ट में इनके रासायनिक गुण को देखेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 9 लेक्चर में पूरा हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। ये चैप्टर का पूरा सीक्वेंस वाइज हमारे पास लेक्चर से वीडियो बना हुआ है, आप जाके उनको प्लीज़ जरूर देखना, पूरा आपको A to Z समझ में आने लगेगा। चलिए इसके अगले पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग ईथर के भौतिक गुण की ओर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखते हैं, पहला है इनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है। फिजिकल स्टेट में हम लोग जनरली देखते हैं इनका अवस्था देखते हैं, स्टेट देखते हैं, कलर देखते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि इनके भौतिक जो अवस्था होती है वो कैसी होती है। जैसे और आपने पुराना वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे फिनाल पढ़ा आपने, एल्कोहल पढ़ा, वैसे ही हमारा ये वाला भी पार्ट है। इनका भौतिक गुण सेम लगभग मैच करते हैं। जैसे निम्न जो ईथर है वो गैस फॉर्म में होते हैं, जबकि अन्य जो ईथर होते हैं वो कलरलेस होते हैं, सुगंध वाले होते हैं और अत्यंत वाष्पशील गैस होते हैं। वाष्पशील जैसे कि एक पेट्रोल होते हैं ना, डीजल पेट्रोल, जिसको आप भरवाने जाते हैं टंकी में तो वहाँ पर वो वाष्प के रूप में उड़ने लगते हैं, वैसे होते हैं इनका नेचर। दूसरा है इसमें डाईपोल, यहाँ पर रोटेशन कैसे होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होते हैं, उनको देखेंगे। देखिए पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनमें ऐसा गुण पाया जाता है, ईथर की आकृति जो होती है वो भी शेप जैसे होती है। जैसे हम लोग जानते हैं ईथर कैसे दिखते हैं, ये आर हो गया, ये ओ हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर। यहाँ पर 2 बार हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये हमारा ईथर है। तो जो ईथर का शेप होता है वो कैसा होता है, भी शेप होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई ग्रुप होता है, इसका नाम है ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। और एक मेथाइल ग्रुप होता है जो कि प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं। प्लस आई प्रभाव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं। इस तरह से यहाँ 2 ग्रुप होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास आर ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। और जो ऑक्सीजन होते हैं ज़्यादा ऋण चार्ज वाला एटम होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, ऐसा इनमें नेचर पाए जाते हैं। अगला है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जब भी हम लोग सॉल्युबल का बात करेंगे कोई भी चीज़ में, केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स हो चाहे बाकी चीज़ भी हो, है ना, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जल में घुलनशीलता का बात करेंगे तो जो ईथर है वो वाटर में घुलनशील होते हैं, है ना, जो कि हमारे पास 2 तरह के ईथर मिलेंगे, एक तो एलिफेटिक और एक तो एरोमेटिक। जो चैन में होगा ना वो हमारा एलिफेटिक होगा और जो रिंग में होगा, बेंजीन की रिंग में, वो हमारा एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो आपको समझना होगा। देखिए इनका शर्तें हैं, शर्त इनका क्या है, इसमें ऋण वाला एटम का होना अनिवार्य है। ठीक है, जो नेगेटिव वाला एटम का होना जरूरी है। दूसरा है इसमें नेगेटिव जो एटम है उनका साइज को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। उनका साइज को क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उनका साइज को छोटा होना चाहिए, ताकि वो पावरफुल होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तीसरा जो इनका गुण है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये तीनों रूल होना चाहिए हमारे पास, क्या चीज़ बताने के लिए, वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी देखनी है तो ये तीनों गुण हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा तो ऐसा गुण होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन हमारे पास डेल्टा माइनस बनाते हैं और हाइड्रोजन हमारे पास डेल्टा प्लस बनाते हैं, मतलब ये आंशिक रूप से चार्ज जनरेट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। और आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में
ऑक्सीजन ऋण वाला एटम होना चाहिए, ठीक है, उनका साइज छोटा होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इनका साइज निश्चित रूप से छोटा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन के साथ जा करके क्या बना लेते हैं, आंशिक रूप से टूटी हुई डॉट से हम लोग शो करते हैं, पूरा डॉट नहीं लगाएंगे, पूरा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड नहीं बनते, ये डॉट 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 का मतलब होता है आंशिक रूप से बॉन्ड बनना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पाए कि जेल में कैसे घुलनशील होते हैं हमारे पास ईथर। जैसे आपने एल्कोहल का पार्ट पढ़ा था ना, उसमें भी आपने ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना यहाँ फिजिकल गुण हो, केमिकल गुण हो, लगभग पूरा जो फिनाल का चैप्टर है, एल्कोहल का चैप्टर है, उन्हीं का पार्ट में से है आपका ईथर, सेम वैसे रहेगा। देखिए ईथर में निश्चेतक के गुण पाए जाते हैं। निश्चेतक क्या चीज होती है, अगर आपको आपके बॉडी को शून्य करना होगा, ठीक है, एक तरह से प्रशांतक है, और निश्चेतक मतलब आपको मूर्छित कर देते हैं, ठीक है, आपको बेहोश कर सकते हैं। तो एक तरह से जैसे क्लोरोफॉर्म होते हैं वैसे ही यहाँ पर ये निश्चेतक के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, हमारा ईथर में। इनका डेंसिटी का बात करें, घनत्व का बात करें, तो देख पाते हैं कि सभी जो ईथर है वो वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इसीलिए इनका जो घनत्व का बात करें तो इनका घनत्व वाटर की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसीलिए ये ईथर जो होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, हल्का होता है। अगला है एरोमेटिक जो ईथर है वो पानी में क्या होते हैं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, अमिश्रण होते हैं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट कभी भी हमारे एग्जाम में इनके फिजिकल प्रॉपर्टी जाएंगे तो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत बेहतरीन है केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप इसका पल लेते हैं तो जैसे आपने फिनाल में पढ़ा, एल्कोहल में पढ़ा, हैलो एल्केन और हैलो एरिन में पढ़ा, सेम वैसे पार्ट आप देख पाएंगे कि कैसे ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए वीडियो के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो ईथर होते हैं उनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट हम लोग कराएंगे। इसका नाम है डियर स्टूडेंट ईथर। किसके साथ रिएक्शन कराने की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। आपको पता रहना चाहिए कि कैसे ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर O और यहाँ पर हो जाएगा H। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास एल्कोहल, और बचे क्या रह जाएंगे हमारे पास R और I। तो ये हो जाएगा हमारे पास R और ये हो जाएगा हमारे पास I। इसका नाम है डियर स्टूडेंट एल्कोहल। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, एल्कोहल। अर्थात हम लोग जब ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, और एल्किल हैलाइड भी हम लोग बना सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर इसके जगह में हम लोग मेथिल अगर यूज करें तो यहाँ पर आप मेथिल यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से तो यहाँ क्या बन जाएंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर पर अपन हीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे CH3 और यहाँ पर OH। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम होगा। और बाहर क्या निकल जाएंगे हमारे पास मेथिल, और यहाँ पर आयोडीन है तो इसका नाम होगा मेथिल आयोडाइड निकल जाएगा। कभी भी पेपर में आपको ऐसा दिया रहेगा तो आपको समझ रहना चाहिए कि ये मेथिल आयोडाइड बन के निकल जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं ईथर का एसिटिलीकरण हम लोग कैसे करें, कैसे हम लोग एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा के उनको आगे प्रोसीजर में ले जा सकते हैं। देखिए इसका नाम है ईथर, डाई एथिल ईथर इसका नाम होगा। इसका नाम है हमारे पास एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम होगा। जैसे रिएक्ट कराएंगे तो इसमें बनेगा एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर। चलिए देखते हैं, C2H5 है ना, C2H5 यूज कर लेंगे, ठीक है, C2H5 कर लेंगे यूज, और यहाँ ये वाला हमारा पूरा ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास CO का CO, यहाँ का एक ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे CH3 यहाँ, और मतलब ये मेथाइल ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेंगे हमारे पास, मेथिल क्लोराइड बना लेंगे। इसका नाम होगा क्या हमारे पास, एस्टर। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, एस्टर, क्योंकि एस्टर का फार्मूला क्या होता है, RCOO, और क्या होता है हमारे पास R होता है। आई होप ये क्लियर आपको समझ में आया होगा कि ईथर का कैसे हम लोग एसिटिलीकरण कराएंगे, मतलब ईथर के जगह में हम लोग क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। हैलोजनीकरण का बात करेंगे तो हैलोजनीकरण में चाहे आप क्लोरीन दीजिए, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, आप हैलोजनीकरण करवा सकते हैं। कैसे कराएंगे, इसका नाम देखिए, CH3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पर CH2 और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक। तो यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बन के हमारे पास निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो ईथर इसका नाम होगा। दो अगर क्लोरीन जोड़ेंगे तो डाई क्लोरो ईथर हो जाएगा।
हम क्या समझे, क्लोरीनेशन में क्या समझते हैं, हैलोजनेशन में क्या समझते हैं कि जैसे हम लोग क्लोरीन को यहाँ डालेंगे तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इस क्लोरीन के साथ और HCl बन के निकल जाएगा। ये आप एरोमेटिक रिंग में भी देखते हैं और एलिफेटिक चेन में भी देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्या होते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है, पहले यहाँ हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला एटम, इसका नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल। वो काम करता है, हमारा ब्रोमीन हो सकता है प्लस के रूप में, ठीक है, NO2 हो सकता है प्लस के रूप में, ठीक है, और क्या हो सकता है, HSO3 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। मतलब इतना जो हमारे पास पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और हमारा पुराना वाला जो चैप्टर है ना, हेलोएरिन का जो आपका चैप्टर है उनको आपने देखा होगा, या एल्कोहल या फिनाल का भी पार्ट आपने देखा होगा, तो वहाँ भी मैंने यही बातें आपको समझाया है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कैसे काम करेगा। इसका परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कोई एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन को हटा करके अगर उनके जगह में कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमारा एनिसॉल है ना, एनिसॉल का मतलब क्या होगा, हमारे पास ईथर है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देंगे, कोई इलेक्ट्रोफाइल, चलिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में मैं दे देता हूँ पहले E+ चार्ज को। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या काम करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। किसको हटा देगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, और यहाँ पर OCH3 ही रहेगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कोई सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो उनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। चलिए इनके और हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इनके कैसे ये काम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैलोजनीकरण कैसे होते हैं कोई भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो ये है हमारे पास बेंजीन का रिंग है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मेरे पास है CH3। इसका नाम है हमारे पास ईथर, सिंपल नाम, ठीक है। और इनको नाम में अगर देखेंगे मार्केट नाम में तो यहाँ पर लिख सकते हैं एनिसॉल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हैलोजनीकरण की बात करेंगे तो यहाँ Cl2 देंगे, क्या देंगे, Cl2 देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या होगा बताइए जरा। यहाँ एक क्लोरीन आएगा और एक हाइड्रोजन को वहां से निकाल देगा, तो ये हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर क्या निकल गया, क्लोरीन। मतलब एक क्लोरीन ने हटा दिया यहाँ के एक हाइड्रोजन को, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्थोक्लोरो एनिसॉल इसका नाम होगा। या अर्थो में आप रिएक्ट करा सकते हैं, या फिर कहाँ पर अटैक करा सकते हैं, आप पैरा पर अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसको आपने पढ़ा भी है और कई बार एल्कोहल वाला पार्ट में, और बाकी जो ऑर्गेनिक का हमारा पार्ट है हेलोएरिन, वहाँ भी आपने पढ़ा है, सेम टू सेम यही पढ़ा है। बट वहाँ पर क्या था, एल्कोहल पढ़ते थे तो यहाँ OH था, ठीक है। और जैसे हम लोग एरिन पढ़ते थे तो यहाँ क्या रहता था, हेलोएरिन के बारे में पढ़ते थे तो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहता था। सेम वही फर्क है और कुछ नहीं। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, जब कोई हम लोग एनिसॉल पर, ठीक है, ये हमारा ईथर है, सिंपल नाम में क्या जानते हैं इसको, ईथर। जब हम लोग इस पर नाइट्रीकरण करवाएंगे, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में, कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे नाइट्रीकरण, तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग नाइट्रीकरण कराते हैं तो यहाँ NO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, और यहाँ का NO2 अटैक मारेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, O और H बचेगा। यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन वाटर बन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम वाटर बना के निकाल सकते हैं। एक अटैक हम लोग पैरा पर भी करवा सकते हैं, इस तरीके से कुछ फॉर्म ऐसे भी करते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट में बना सकते हैं। तो ये अर्थो प्रोडक्ट बना सकते हैं और हमारे पास पैरा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, अर्थो नाइट्रो, और ये क्या हो जाएगा, एनिसॉल हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा होगा। सल्फोनीकरण कैसे देखेंगे, सेम एनिसॉल है, यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर रहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्रेजेंट रहते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट में याद रखना डियर स्टूडेंट, CH3 और Cl लेते हैं, या फिर एसिटिल क्लोराइड भी लेते हैं, CH3COCl लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारा बेंजीन का सेम रिंग होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर CH3 होगा। अटैक मारेगा कौन, मेथाइल यहाँ अटैक मारेगा, ठीक। तो यहाँ पर अटैक मार दिया तो वहाँ से क्या निकला, हमारे पास एक हाइड्रोजन निकला, और उस हाइड्रोजन और क्लोरीन के जोड़ी बाहर निकल जाएंगे और इसका नाम है HCl। इसका नाम होगा
अर्थोमेथिल और एनिसॉल इसका नाम होगा। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग देखना चाहेंगे इसी पर आगे जो रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, आप कई बार पढ़े होंगे फ्रीडल क्राफ्ट। एक और है फ्रीडल क्राफ्ट, सेम टू सेम यही है। जब इनको हम लोग CH3COCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CO, यहाँ पर क्या हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3, यस। और यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएंगे, हमारे पास HCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये रिएक्शन कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, कैसे हैलोजनेशन काम करते हैं, नाइट्रेशन काम करते हैं, सल्फोनीकरण काम करते हैं। ठीक है, अच्छा सल्फोनीकरण बात कर रहे थे ना, ये जो मैं आपको बताया ना, ये सल्फोनीकरण नहीं है डियर स्टूडेंट, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ठीक है, इसके पहले भी जो आपको बताया था ना, ये ऐसा वाला, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, सल्फोनीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये CH3 ऐसे लग जाएंगे और HCl बाहर, ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, इसी के साथ में एक और हम लोग देखते हैं, जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे CO, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारा कीटोन हो जाएंगे COCH3 और बाहर निकल जाएंगे HCl। क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक और है सल्फोनीकरण भी हम लोग करवा के देख सकते हैं। चलिए इनको सल्फोनीकरण करवा देते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसको चौथा नंबर कर लीजिएगा, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन क्या है, सल्फोनेशन क्या चीज होता है, जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर लेंगे, उनके साथ में यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब इसको हीट करेंगे, हीट मतलब गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा हमारे पास एस है ना, SO3H प्लस आयन काम करेगा, ए हो जाएगा SO3 प्लस आयन और यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा हमारे पास HCl। कैसे, यहाँ का सॉरी HCl नहीं निकलेगा, H2O निकलेगा जी, है ना, क्योंकि देखिए एक बार सल्फर एक बार सल्फर, ऑक्सीजन कितना बार है, 4 बार है, एक वहां चला गया। हाइड्रोजन का टोटल संख्या कितना है, 2 बार, एक अटैक किया वहां, टोटल मिला के 3 बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, 3 बार में से 1 बार यहाँ यूज हो गया, 2 बार वहां निकल गया वाटर के फॉर्म में। इस तरह से हमने देख पाया कि कैसे हमारे पास जो ईथर होते हैं उनके रासायनिक गुण काम करते हैं। अब हम लोग इनके थोड़ा से और इनको पार्ट को देख लेते हैं, ईथर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पहला हमारा जो ईथर का उपयोग है सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनके उपयोग के बारे में भी थोड़ा से बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इनको सॉल्वेंट बनाने में यूज करते हैं। सॉल्वेंट मतलब विलायक के रूप में हम लोग इनको यूज करते हैं। प्रशीतक में यूज करते हैं, प्रशीतक में, है ना, ठंडा करने में प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है डियर स्टूडेंट, निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। निश्चेतक बनाने में इनको प्रयोग करते हैं। चौथा जो हमारा यूजेस है, ये पावर हमारे पास जो एल्कोहल होते हैं, ईंधन होते हैं, पावर ईंधन, इसको बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। पावर एल्कोहल बनाने में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनका यूज को देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो ईथर है इनका कैसे यूज करेंगे। पहला है सॉल्वेंट के रूप में, दूसरा प्रशीतक, तीसरा निश्चेतक और चौथा पावर एल्कोहल बनाने में यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस हमारा लास्ट ये हमारा लेक्चर था, इसमें का इस चैप्टर से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये आपको अच्छा लगा होगा, नोट डाउन भी किए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता सकते हैं कि कैसे ये क्या रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चल डियर स्टूडेंट, हम लोग बेहतरीन चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारे पास अगला वाला पार्ट होगा, चैप्टर होगा, उनको देखेंगे। अगले चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 12 के ऊपर बात करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ। हेलो एल्केन, हेलो एरिन ये हमने पढ़ा, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा पार्ट होगा 12 चैप्टर का हमारा पार्ट होगा। मिलेंगे, बहुत बेहतरीन है। आप इनको कॉलेज लेवल के बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।